हेलो गाइस, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम 2 पार्टों में कवर करेंगे। आज इसका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम मैं अभी आपको दिखाऊँगा, फिर हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। इस वीडियो में जो नोट्स मैंने बनाए हैं, इन नोट्सों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से इस लिंक से नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पहले आपको वीडियो पूरी समझनी होगी, उसके बाद ही आपको नोट्स समझ में आएंगे। आप नोट्स भी डाउनलोड कर लेना इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की ये वाली वीडियो। हम सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आप कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे मूल निवासी शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि इसी शब्द के ऊपर आपका जो पूरा चैप्टर है वो बना हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे इस शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, कहाँ से आया था ये शब्द आपका। फिर हम पढ़ेंगे उपनिवेश किसे कहते हैं या औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, इसका अर्थ पढ़ेंगे। ये कैसे बना, इसका अर्थ क्या है, सब चीज़ें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उपनिवेश का विस्तार कैसे हुआ, किस देश ने इसका विस्तार करा था, ये भी आज आप इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और नेक्स्ट अगला जो है आपका फिफ्थ के अंदर आपको क्या करना है, स्पेनी तथा पुर्तगालियों का प्रवास तथा इसका मूल निवासियों के जीवन पर प्रभाव, मतलब प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। आप प्रवास होता क्या है आज इस वीडियो के अंदर। और स्पेन और पुर्तगाली जो थे उन्होंने प्रवास जो करा था उसका मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव होता, उनका जीवन कैसा हो गया था इनके प्रवास करने की वजह से। और फिर आगे के जो हैं आपके टॉपिक ये है कॉलोनी टॉपिक है एक आपका, उपनिवेशी देशों का दर्जे के बारे में पढ़ेंगे, सेटलर के, नेटिव के, वैम्पुम बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। गाइस इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं लगभग 19 टॉपिक में इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर कवर कराऊंगा। और इस वीडियो के अंदर लगभग जो आपको 10 टॉपिक दिखेंगे वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। वो टॉपिक जो है सिर्फ 2 से 3 लाइन या 4 लाइन में कवर हो जाएंगे। बस कुछ ही टॉपिक आपके 5 या 6 टॉपिक होंगे जो थोड़े लेंथली होंगे। तो गाइज़ आगे चलते हैं, देखते हैं हमें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये 10 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा आपके और टॉपिक जो हैं वो ये हैं। इन टॉपिकों को देख लेते हैं। ये आपके टॉपिक कौन कौन से ये वाले, इन टॉपिकों का नाम भी देख लेते हैं आप। 18वीं शताब्दी में यूरोपियों द्वारा सभ्य मनुष्य की पहचान, यानी कि जो 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोग थे वो कैसे पहचानते थे कोई व्यक्ति सभ्य है या असभ्य है, उनकी पहचान बतानी है। गोल्ड रश क्या था, क्यों हुआ, इससे वृद्धि उद्योगों में क्यों हो गई थी, एबोरिजिनीज किसे कहते हैं, औपनिवेशिक क्या था, ओरल हिस्ट्री, सब्सिडी अर्थव्यवस्था, बहुसंस्कृतवाद, टेरा न्यूक्लियर और कैनबरा। इन सभी टॉपिकों को 19 को हम कवर करने वाले हैं। ज़्यादा लेंथली चैप्टर नहीं है ये, बहुत छोटे छोटे कुछ ही लाइनों में आपके टॉपिक आज कवर हो जाएंगे। सबसे पहले टॉपिक देखिएगा, बस खाली कितना है, 2 लाइन का है बस खाली। तो इसे समझ लेते हैं हम इस टॉपिक को, इसमें है क्या इस टॉपिक के अंदर। तो क्या दे रखा है टॉपिक, मूल निवासी शब्द का अर्थ, यानी कि मूल निवासी शब्द का अर्थ होता क्या है। मूल निवासी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो उस स्थान पर रहते हैं जहाँ पर वो पैदा हुए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप दिल्ली में पैदा हुए हो और दिल्ली में ही रह रहे हो आप, तो आप दिल्ली के मूल निवासी होंगे। तो ये होता है मूल निवासी शब्द का अर्थ। अब पढ़ते हैं मूल निवासी शब्द का प्रयोग किसने करा था। ये मूल निवासी शब्द का प्रयोग करा था यूरोप के लोगों ने। जब यूरोप के लोग और देशों को अपना गुलाम बना रहे थे, जैसे कि अमेरिका को उन्होंने अपना गुलाम बनाया था, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, तो इन जो देशों को उन्होंने गुलाम बनाया था, इन देशों में जो लोग रहते थे उन लोगों को कहते थे यूरोप के लोग मूल निवासी। यानी कि जिस स्थान पर इन्होंने कब्जा करा वहाँ के लोग जो थे मूल निवासी कहलाए इनकी नज़रों में। आते अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक भी हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये भी। तो थर्ड टॉपिक है उपनिवेश या औपनिवेशीकरण शब्द का अर्थ। यह आपको कई जगह पे अलग अलग लिखा हुआ दिखेगा। कहीं पे उपनिवेश लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे औपनिवेश, कहीं पे उपनिवेशीकरण, या कहीं पे लिखा हुआ दिखेगा आपको औपनिवेशीकरण। ये बहुत सारी तरीके से आपको ये एक ही शब्द दिखाई देगा। औपनिवेशिक युग में यूरोपियों द्वारा अपने व्यापारिक केंद्र, कारखाने, फैक्ट्री आदि अन्य देशों में स्थापित किए गए, इसे ही उपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी कि जब औपनिवेशिक युग आ रहा था, यानी कि एक समय था जिस टाइम पे औपनिवेश का युग चल रहा था, यानी इसके अंदर क्या कर रहा था, यूरोप के देश जो थे उन्होंने कई देशों पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। जैसे कि इन्होंने अमेरिका पे कब्जा करा, अफ्रीका पे, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा करा। जिन देशों पे इन्होंने कब्जा करा वहाँ पे अपने व्यापारिक केंद्र इन्होंने स्थापित कर दिए थे यूरोप के लोगों ने। इन्होंने वहाँ पे कारखाने चलाने शुरू कर दिए, अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी ताकि वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। तो इन लोगों को ये सब जो इन्होंने करा था इसे ही कहा जाता है औपनिवेशीकरण या उपनिवेशीकरण।
जो इन्होंने कब्जा कर लिया था यूरोप के लोगों ने अपने गुलाम देशों पे, वहाँ पे अपना व्यापार आदि चला रहे थे, कारखाने फैक्ट्री आदि इन्होंने स्थापित कर ली थी। इसे ही उपनिवेशीकरण कहते हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है उपनिवेश का विस्तार करने वाले देश। आगे भी वो कौन से देश थे जो उपनिवेश को विस्तार कर रहे थे उसका? तो उन देशों में सबसे पहले नाम आता है आपका फ्रांस का, हॉलैंड का, इंग्लैंड। ये 3 देश ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा उपनिवेश फैला रहे थे, यानी कब्जा कर रहे थे दूसरे देशों पे। इन्होंने क्या करा था? अमेरिका पे, अफ्रीका पे और एशिया के भी कई देशों पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर वहाँ पे अपना व्यापार चलाने लग गए थे। स्पेनी और पुर्तगाली लोगों का प्रभाव, यानी कि स्पेनी और पुर्तगालियों का प्रवास तथा इसका मूल निवासियों के जीवन पर प्रभाव। प्रवास का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाके बच जाता है, इसे कहते हैं प्रवास। अब जो स्पेनी और पुर्तगाली लोग जो थे, इन्होंने प्रवास कब करा था? इन्होंने करा था 18वीं शताब्दी में। इन्होंने क्या करा? 18वीं शताब्दी जब आई, स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने उत्तरी अमेरिका में जाके रहना शुरू कर दिया, दक्षिण अमेरिका में जाके शुरू कर दिया रहना, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड के भी कई इलाकों में ये रहने लग गए थे जाके। जहाँ पे ये जाके रहते थे वहाँ के लोगों को ये भगा देते थे, मूल निवासियों को, यानी कि उनके घरों से उन्हें बेदखल कर देते थे ये, और खुद जाके उनकी जगह पर रहने लगते थे, जो कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय था। कॉलोनी का अर्थ क्या होता है? जो यूरोप के देश थे वो जब भी किसी देश पे कब्जा करते थे, वहाँ पे अपनी बस्तियाँ बनाकर रहने लगते थे। यूरोप के देशों की उन्हीं बस्तियों को कहा जाता था कॉलोनी। यानी कि इन्होंने, मान लीजिए आप अमेरिका पे कब्जा करा, अमेरिका में एक छोटी सी जगह बना लेंगे, वहाँ पे ये रहने लगते थे यूरोप के लोग। जिस भी जगह पे रहते थे उनकी बस्तियाँ बन जाती थी, वहाँ पे ग्रुप बन जाता था लोगों का, उसे ही कहा जाता था इनकी कॉलोनी। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपनिवेशों को देश का दर्जा। जिन बस्तियों में ये यूरोप के लोग रहते थे, कब्जा किए हुए देश की जिस भी जगह पे ये रहते थे यूरोप के लोग, इनकी बस्तियां बन जाती थी वहाँ पे। इन बस्तियों पे ये हमेशा के लिए रहने लग गए, इन्होंने अपना हक जमा लिया था उस जगह पे। तो उस जगह पर बाद में जाके देश का दर्जा दिया गया उनकी बस्तियों को, यूरोप के लोगों की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेटलर या आबादकार किसे कहते हैं? ये पढ़ लीजिए, सेटलर क्या होता है और आबादकार क्या होता है। ये सेटलर और आबादकार का मतलब एक ही है, यानी कि सेटलर जो होता है ये कुछ व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था, और हर जगह पे अलग अलग तरीके से इसे उपयोग किया जाता था व्यक्तियों के लिए। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे उन्हें कहा जाता था सेटलर। आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग ब्रिटिश भाषा बोलते थे उन लोगों को कहा जाता था सेटलर। ऐसे ही अमेरिका में जो यूरोप के लोग थे उन्हें सेटलर कहा जाता था। यानी सेटलर जो था लोगों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप में प्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरी जगह पर जाने पर मजबूर कर दिया। इसका अर्थ ये है कि जब इन्हें यूरोप के लोग जो थे वो अफ्रीका में रहने लग गए, जाके ऑस्ट्रेलिया में रहने लग गए, न्यूजीलैंड में रहने लग गए, तो इन जगह पे जो पहले से लोग रहते थे वो उन्हें अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उनकी जगह पर कब्जा कर लिया था यूरोप के लोगों ने। उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर नेटिव का अर्थ क्या होता है? नेटिव जो है, नेटिव ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो उस स्थान पर रह रहा है जहां उसने जन्म लिया है। और इसके अंदर जो यूरोप के देश के जो लोग थे, यूरोप देश के जो लोग थे, वो नेटिव शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए करते थे जिन जगह पे वो कब्जा करते थे। उन्हीं जगह के लोगों को ये नेटिव कहते थे। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अमेरिका में पैदा हुआ है तो अमेरिका का नेटिव कहलाएगा। यूरोप के लोगों ने जब अमेरिका पे कब्जा करा तो अमेरिका के लोगों को ये नेटिव कहने लगे। जब इन्होंने अफ्रीका पर कब्जा करा तो अफ्रीका के लोगों को यूरोप के लोग नेटिव कहने लगे। और जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ये नेटिव कहने लग गए थे, यूरोप के लोग। अब पढ़ते हैं वैम्पुम बेल्ट क्या थी, इसके बारे में और इसकी विशेषता के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ऐसी बेल्ट थी जिसे रंगीन सीपीओ को आपस में सिलकर बनाया जाता था, यूँ करके लंबी लड़ी बनाई जाती थी सीपीओ की इस तरीके से। तो इस लड़ी को आपस में सिल दिया जाता था रंगीन सीपीओ की। इस लड़ी का प्रयोग करा जाता था समझौते के लिए। जब भी दो व्यक्तियों के बीच में, दो ग्रुपों के बीच में, समूहों के बीच में जब समझौता होता था तो उस दौरान इसको का आदान प्रदान किया जाता था। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर जो कोई वो हो रहा समझौता तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये बेल्ट दे देता था। इससे का माना जाता था इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। और ज़्यादातर इस बेल्ट का प्रयोग करा जाता था कबीलों के अंदर। जो लोग कबीलों में रहते थे वो करते थे इसका प्रयोग वैम्पुम बेल्ट का।
18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोगों द्वारा सभ्य मनुष्य की पहचान। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है जो 18वीं शताब्दी जब आई थी, 18वीं सदी आई थी, यूरोप के लोग जो थे वो किस तरीके से पहचानते थे कि कोई लोग सब कौन सा इंसान सभ्य है यानी कि पढ़ा लिखा है, कौन सा समझदार है ये नहीं है। तो इनका सबसे पहला तरीका ये था कि साक्षरता को देखते थे, यानी कि लोग कितना पढ़े हुए हैं। जो लोग ज़्यादा पढ़े हुए होते थे उन्हें ये सभ्य बताते थे। ये देखते थे उनका धर्म संगठित है या नहीं है, यानी कि सही तरीके से एक धर्म का पालन करते हैं, सही तरीके से इनका धर्म लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ये शहरीपन कितना है इसके अंदर, कहीं ये आदिवासियों की तरह तो नहीं रह रहे। ये सब चीज़ें वो चेक करते थे किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए कि वो सभ्य है या नहीं है। अगर हम भाषा की बात करें कि उत्तरी अमेरिका जो था वहाँ पे लोग जो थे भाषा तो बोलते थे, मगर भाषा जो बोलते थे वो लिखी नहीं जाती थी कभी भी। उन्होंने अपनी भाषा बना रखी थी अलग अलग तरीके की। अब पढ़ते हैं हम गोल्ड रश के बारे में। क्या हुआ था जब 1840 का समय आया था, 1840 के समय में कैलिफोर्निया में कुछ सबूत मिले थे कि वहाँ पे सोना है, कैलिफोर्निया के पास जो है बहुत सारा सोना है। तो इसी की तलाश में कई सारे यूरोप के लोग बहुत सारे जाके कैलिफोर्निया में बस गए थे ताकि वो भी सोना पाने के बाद अमीर होने लगे। तो इसी की वजह से वहाँ पर बहुत सारी रेल लाइन भी बिछाई गई और इसी वजह से वहाँ पे उद्योगों का भी विस्तार होने लग गया था। बहुत सारे उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने वहाँ पे स्थापित करे गए, परिवहन का विकास किया गया, वहाँ पे रेल लाइन बिछाई गई ताकि माल को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सके। तो इसे ही कहा गया गोल्ड रश, यानी सोने की तलाश में यूरोप के लोग पहुँच गए थे कैलिफोर्निया ताकि वो अमीर बन सकें। ये आप कह सकते हो इसे गोल्ड रश। अब जो है हमारा नेक्स्ट है एबोरिजिनीज। अब एबोरिजिनीज क्या होता है? ये जो होता है इसके बारे में हमें ये पता चलता है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो शुरुआत के समय के जो मनुष्य थे, जो जीवन जी रहे थे अपना पुराने टाइम की तरह, उन्हें कहा जाता था एबोरिजिनीज। अब औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? अब औपनिवेशिक आपको युग भी मिल सकता है लिखा हुआ, कहीं पे औपनिवेशिक युग किएगा आपको व्यक्ति भी लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पे आपको मिलेगा औपनिवेशिक व्यक्ति मिलेगा। तो औपनिवेशिक का मतलब होता है कब्जा करना या अपने कब्जे में ले लेना। अगर हम युग की बात करें तो ऐसा युग होगा औपनिवेशिक युग जिसमें कई देश दूसरे देशों को कब्जे में ले रहे थे। अगर व्यक्ति की बात करें तो औपनिवेशिक व्यक्ति वो होगा जो व्यक्ति किसी को दूसरे को कब्जे में ले रहा हो। तो इस तरीके से आप कब्जे के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर हम औपनिवेशिक देश की बात करें कि औपनिवेशिक देश क्या होता है, तो आप कह सकते हैं ऐसे देश जो औपनिवेशिक युग में कई देशों को अपना गुलाम बना रहे थे, अपने कब्जे में ले रहे थे और अपने जो व्यापार आदि उन देशों में स्थापित कर रहे थे, उन देशों को कहा गया औपनिवेशिक देश। ओरल हिस्ट्री। जब औपनिवेशिक युग आ रहा था उस टाइम पे क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, ये सब क्या कर रहा गया था, लिखा जा रहा था ताकि बाद में इसे देखा जा सके कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ, इसका रिकॉर्ड रखा जा सके। तो इसे कहा गया ओरल हिस्ट्री। सब्सिडी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। सब्सिडी अर्थव्यवस्था होती क्या है हमारी? अगर आप सब्सिडी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर उतना ही उत्पादन करा जाता है किसी चीज़ का जितनी उसकी ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा इसके अंदर उत्पादन नहीं करा जाता। यानी कि अगर कृषि कर रहे हैं ये तो कृषि इतनी करेंगे जितनी इनको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। यही तरीका है सब्सिडी अर्थव्यवस्था का। अब बहुसंस्कृतवाद किसे कहते हैं? बहु का मतलब होता है बहुत सारी और संस्कृतवाद का मतलब संस्कृतियाँ। अगर आप दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि ऐसी संस्कृति जिसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ मिली हों उसे कहेंगे बहुसंस्कृतवाद। अगर हम इसके आधार पर पढ़ें, एक नीति जो मूल यूरोपीय और एशियाई प्रवासियों की संस्कृति के लिए समानता का उपचार करती है। यानी कि जब एशिया के लोग जो थे और उनके पास आके यूरोप के लोग रहने लग गए थे तो दोनों में आपस में मिलजुल के रहने लगे। जब मिलजुल के रहने लगे तो उनमें कुछ समानता आ गई। ये इनके के तरीके से काम करने लगे और ये जो थे ये इनके तरीके से काम करने लगे, यानी कि दोनों में एक दूसरे के तरीका आ गया, समानता आ गई। उस टाइम पे इसे ही कहा गया बहुसंस्कृतवाद। टेरा न्यूलियस। टेरा न्यूलियस का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है ये ऐसा तरीका होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने ज़मीन ली, उस ज़मीन पर उसका अधिकार हो गया, उसकी मान्यता जो देते हैं अधिकार की, उसे कहा जाता है टेरा न्यूलियस। ये उस टाइम पे यूज़ करा जाता था जब यूरोप के लोग अमेरिका जाकर रहने लग गए थे। उन्होंने वहाँ पे कहीं ज़मीन खरीदी तो उनको ज़मीन देने के लिए जो मान्यता मिली उसे ही कहा गया टेरा न्यूलियस। अब आपका ये पार्ट का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है आपका कैनबरा।
ये टॉपिक आपका लास्ट है। तो क्या हुआ था 1911 में ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये सोचा जा रहा था कि उसकी राजधानी बनाई जाए। तो राजधानी बनाने के लिए निर्णय लिया गया था। तो वोलवीट गोल्ड नाम की एक जगह थी, उसे बनाने के लिए कहा गया। लोगों ने कहा कि वोलवीट गोल्ड को राजधानी बना दो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राजधानी किसे बनाया गया? कैनबरा नाम की एक जगह थी। और ये कैनबरा जो है ये एक स्थानीय भाषा का शब्द था, जिस शब्द का नाम है कैनबरा। और ये कैनबरा है, ये इसका अर्थ है सभा स्थल। यानी कि आप यूँ कह सकते हो 1911 में एक राजधानी बनाई जा रही थी वोलवीट गोल्ड नाम की जगह को, परंतु उसकी जगह राजधानी बनाया गया कैनबरा को। और ये कैनबरा शब्द जो आया ये कहाँ से आया है? यह आया एक स्थानीय भाषा के शब्द से जिसका नाम है कैनबरा, और कैनबरा का अर्थ होता है सभा स्थल। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।